ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए गणतंत्र के रूप में भारत की यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौर और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज हम भारत की विकास यात्रा और पिछले 7 दशकों में हमारे गणतंत्र की क्या प्रमुख उपलब्धियां रही हैं, इस पर चर्चा करेंगे। भारत के बढ़ते आर्थिक महत्व ने उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रोफाइल को एक नया विजन और वजन दिया है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं रोशन गौड़। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज जिस विश्वगुरु और आत्मनिर्भर भारत का परचम दुनिया भर में लहरा रहा है, उसकी सशक्त बुनियाद बनाने वालों को याद करने का भी ये समय है। 500 से ज्यादा रियासतों का एकीकरण भारतीय संघ यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया से हुआ और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाने के साथ भारत ने खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया। रोशन जी, अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो क्या योगदान रहा है उन सभी लोगों का भारत को एक मजबूत गणतंत्र बनाने में? जो हमारा देश था, हमारा एक स्वर्णिम काल था। हमें हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े और पिछले 1000 साल का जो हमारा इतिहास रहा है, उसमें जो देश की संपदा थी, जो धन धान्य था, लुटेरों ने लूटा। और जब हम आजाद हुए तो उसके बाद हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं का सामना करने वाले जिन कंधों पर इस देश की बागडोर थी, उन्होंने बखूबी से अपनी जिम्मेदारी निभाई। अभी आपने जिक्र किया था कि जो हमारी 565 जो रियासतें थी, कैसे एक भारत हमने बनाया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता हमारे साथ थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, जितने उस वक्त के जितने नेता थे, उन्होंने इस देश की नींव रखी। और आज जो हम मजबूत इमारत आज हमने खड़ी की है, वो उनके ही विजन से, उनके ही नेतृत्व में रखी। और देखिए, हम 1947 में ये देश भुखमरी के कगार पर था और 18% हमारी आबादी थी, उसको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। लेकिन आज हम 316 मिलियन टन अनाज पैदा कर रहे हैं और केवल भारत का ही नहीं, हम विदेशों का भी पेट भर रहे हैं। आज हम देखिए कि 82% लोग आज हमारे साक्षर हैं। आज हमारे देश में IIT है, IIM है। आज हम ऐसे देश में हैं। इसरो का आपने इतिहास देखा होगा, जब हमने पहला सैटेलाइट छोड़ा था तो कैसे बैलगाड़ी में हम लेके गए थे, और आज हम एक साथ 100 150 सैटेलाइट एक साथ छोड़ रहे हैं। दुनिया के सैटेलाइट आज हम छोड़ रहे हैं। तो ये उन लोगों की बदौलत है जिन्होंने इस देश की मजबूत बुनियाद रखी और उस बुनियाद में खूबसूरत सी इमारत आज बन रही। आज हम विश्वगुरु की बात कर रहे हैं। कोविड के अलावा हम G20 के हमारे जो प्रेसिडेंसी मिली है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। आज कल ही हमने जो क्रिकेट आपने देखा, हम दुनिया में नंबर 1 पर आ गए हैं वापस। वनडे में, T20 में नंबर 1 है। तो ये देश आज हर जगह नंबर 1 है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं। हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है। इन सभी मुद्दों पे हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जिस विश्वगुरु और आत्मनिर्भर भारत का हम परचम लहरा रहे हैं, उसमें तमाम तरीके के वो संवैधानिक अधिकार, उन संस्थाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है जो हम सबको एक साथ सशक्त बनाती हैं। लगातार उन्नति करते भारत ने समय समय पर इस बात का ख्याल जरूर रखा है कि अंत्योदय तक प्रगति और विकास हो। सामाजिक सरोकार और जन जन की भागीदारी को सुनिश्चित करने वाली पंचायतें ही हमारी राष्ट्रीय जीवन और गणतंत्र की रीढ़ हैं। अपने तरह की विशेष पंचायती राज की मौजूदगी ने भारत के ग्रामीण इलाकों में विकास कैसे सुनिश्चित किया है और कैसे वो लगातार समृद्ध कर रही हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा रोशन जी। देखिए, जब हमारे देश में पंचायती राज आया तो हालांकि ये कल्पना तो हमारी बहुत पुरानी है, हमारी वैशाली की है, हमारा जो लोकतंत्र है सबकी जानकारी में है। और जब महात्मा गांधी जी ने एक कल्पना की थी कि स्वराज होना चाहिए, सुराज और स्वराज, कि गांवों को सशक्त होना चाहिए जी। और उस स्वराज की, उन पंचायत की कल्पना की थी महात्मा गांधी जी ने। और उसको जब हमने कानूनी रूप दिया, संविधान में संशोधन किया, और आज देखिए कि हमारे यहाँ जो 3 टियर सिस्टम है, उसमें सबसे मजबूत जो हमारा ग्राम पंचायत सिस्टम है। आज देखिए हमारी 50% महिलाएं ग्राम पंचायत में हैं। तो ये सशक्तिकरण है। आज हमारे जितनी योजनाएं बन रही, केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, वो उनका पैसा सीधे ग्राम पंचायतों को जा रहा है। केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से पैसा जा रहा है, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, गांव विकास कर रहे हैं। यानी गांव समृद्ध हो रहे हैं, गांव स्वावलंबी हो रहे हैं, जो महात्मा गांधी ने कल्पना की थी। बिल्कुल, जैसा कि कहते हैं कि असली भारत गांवों में ही बसता है और पंचायती राज इसीलिए उनकी और बेहतरी के लिए लगातार काम करता है। आगे बढ़ते हुए मैं ये समझना चाहूंगा रोशन जी, आर्थिक गतिविधियां देश में बढ़ी हैं और इसी वजह से निवेशकों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर भारत उभरा है। विश्व भर में लोगों ने भारत का लोहा माना है। विकास साझेदारी आज भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख साधन है। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम उनसे भी आगे हैं जिनकी कभी हमारे ऊपर हुकूमत थी। आप 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने के क्या मायने हैं, इसके विषय में हमारे श्रोताओं को अगर समझा पाएं रोशन जी।
देखिए, ये हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था होना और ब्रिटेन को पीछे छोड़ना, ये मुझे लगता है कि इसका जो एहसास है, इस एहसास को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि 200 साल अंग्रेजों ने हम पर राज किया और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को उन्होंने पूरी तरह से खराब कर दिया था, क्योंकि यहाँ की जितनी भी संसाधन थे वो लेके चले गए थे। उस देश को पीछे छोड़ना, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि रही है। और जो हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं कि वो क्यों हम इतनी तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि हमारा देश जो इसमें निवेश का माहौल है, जो हमारे देश में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम करें, तो आप सोचिए कि कितना हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो रेल का था, जब अंग्रेज गए थे तो 62,000 किलोमीटर हमारा रेल नेटवर्क था, अभी लगभग 1 लाख किलोमीटर हो गया है। और आपने एयरपोर्ट हमारे देखे होंगे कि अब हम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, अभी जो हमारा फॉरेन ट्रेड था, हमारा जो कुल मिला के हमारा देश आजाद हुआ था, तो हम लोग इंपोर्ट पर निर्भर थे, फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, यानी जितना हम निर्यात, हालांकि हमारा थोड़ा सा भी ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन उसके बावजूद आयात कर रहे हैं, उतना ही निर्यात भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग की इकोनॉमी हम पर डिपेंड है। अभी आपने कोविड काल में ही देखा कि बहुत सारे देशों को हमने दिया, जो हमने लेना था वो हमने लिया, लेकिन हमने बहुत सारे देशों को दिया भी। तो चाहे वैक्सीन देने का मामला हो, चाहे अनाज देने का मामला हो, हमने बहुत सारे देशों की हमने मदद की। तो ये जो हमारी अर्थव्यवस्था जो 5वें नंबर पर हम आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि हमारी आमदनी कई गुना बढ़ी है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है कई गुना बढ़ा है। हमारा जो बजट कभी हमारा 1-1.5 लाख करोड़ का होता था, आज हमारा बजट करीबन 32 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। अगर हम इसी साल का देखें 2022-23 का, तो हमारा 32 लाख करोड़ का बजट है। तो ये सारा पैसा अल्टीमेटली इकोनॉमी में लग रहा है, और अब इकोनॉमी में लगता है तो कई गुना होता है। आज हमारे यहाँ 100 यूनिकॉर्न है, यानी हमारे यहाँ जो एक माहौल बना है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप कीजिए, तो उसका सारा लाभ इस देश को मिल रहा है, और हम 5वीं इकोनॉमी हो गए। और जो अनुमान लगा रहे हैं 2030 तक शायद हम 4थी इकोनॉमी हो जाएंगे देश की। तो हमसे आगे तो यूएसए रहेगा, रूस रहेगा और शायद चाइना रहेगा, लेकिन हम उसको भी पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में रोशन जी, मैं आपसे संक्षेप में समझना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं कि आमजन को शिक्षित और सशक्त करते रहने की भारत की जो लगातार कवायद रही है, और हमने देखा है कि कैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी का अधिकार और फिर शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन की शुरुआत हुई, तो ऐसे मूलभूत और महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों की सौगात का क्या असर होता है समाज को और बेहतर और सशक्त बनाने में? जब हमारा देश आजाद हुआ, तो आजादी के वक्त हमने एक संविधान बनाने की बात की कि हमारा देश का ऐसा संविधान होना चाहिए जो हमारे लोगों के, जो आम लोग हैं, उनके अनुभवों और उनकी इच्छा के अनुसार हो। जो आपने बात कही कि आरटीआई की, एक तो राइट टू इन्फॉर्मेशन और एक राइट टू एजुकेशन, तो जो हमारा मूलभूत अधिकार है उनमें से इसको ड्रॉ किया गया है। और जब राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार लाया गया, तो उसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जो हमारे 14 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, यानी उनको प्राथमिक शिक्षा देना, उनको मिड डे मील देना, उनको किताबें देना, उनको जो यूनिफॉर्म है वो देना, क्योंकि जब सरकार फ्री दे रही है तो आपको सिर्फ बच्चों को भेजना है, और जो हमारी बाल मजदूरी थी उसको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। तो इन सभी प्रयासों के कारण जो हमारी साक्षरता दर थी आजादी के समय 18% थी, और आज हमारे 82% हो गई है। और महिलाओं को देखिए, सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धि रही है कि आजादी के केवल 7% महिलाएं साक्षर थी, और आज 70% महिलाएं साक्षर हैं। तो ये हमारी उपलब्धियां हैं, और ये उपलब्धियां इसलिए हैं कि हमारा संविधान ने हमको एम्पावर्ड बनाया, हमें अधिकार दिया है। हमारे उन अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, और हमारे दूसरे संवैधानिक जो हमारे संस्थाएं वो बैठे हुए, उनके कारण आज हम पूरा देश बिल्कुल एम्पावर्ड हो रहा है, और हम अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारा देश के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। देश कितना जरूरी है, इसकी बात अगर हम करें और समझें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कैसे शुरू होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, और इन्हीं लोगों आमजन की पारस्परिक सहभागिता से यह देश और उसका संविधान समृद्ध होता है। इन्हें अगर अपने संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान है तो अपने संवैधानिक कर्तव्यों का भी ध्यान है। समय समय पर आमजन की दखल और संवैधानिक संशोधन ने भारतीय लोकतंत्र की अखंडता को बरकरार रखा है। चलते चलते मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या महत्व है ऐसे पारस्परिक सहभागिता की? देखिए, जो हमारी भावना है, जो हमारी प्रस्तावना है, उसमें वी द पीपल, ये पूरी आत्मा है। जो हमने संघर्ष किया उसकी आत्मा हमने बनाया, अपने लिए बनाया। ये हम सबका संविधान है, और हम जो सभी इस देश के लोग हैं, हम सब मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाते हैं। आने वाले वर्षों में भारत अपनी मजबूत सभ्यतागत इतिहास और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहेगा। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए रोशन जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गणतंत्र के रूप में भारत की यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौर और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।